नमस्कार, मैं हूं दिबांग। अभियान बेमिसाल स्वच्छता के 10 साल इस विशेष कार्यक्रम में सबसे खास मेहमान इस समय हमारे साथ हैं। CR पाटिल साहब, आपका स्वागत है। जल शक्ति मंत्रालय के आप मंत्री हैं। मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब इसकी घोषणा हुई स्वच्छता मिशन की, प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की 6 महीने के अंदर ही जब सरकार बनी थी उनके 2014 में, तब से अब तक 10 साल हो चुके हैं। आप कैसे आंकते हैं इस सफ़र को, इस अभियान को? गुलामी से मुक्त होने के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ के रखा था। गुलामी से मुक्त होना एक बहुत बड़ा काम था। फिर भी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छता भी हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है। तो आप सोचो, एक तरफ स्वच्छता है, एक तरफ स्वतंत्रता है, दोनों के पल्ले कौन भारी है? और उसके बारे में महात्मा गांधी जी उस टाइम में उसके लिए चर्चा करते थे, उसके लिए काम करते थे। मगर स्वतंत्रता मिल गई, स्वच्छता नहीं मिली। और कई सालों तक बाद में न सरकारों ने, न कोई NGO ने, न कोई लोगों ने कभी उसके ऊपर ध्यान दिया। हमें गंदगी की आदत हो गई थी। मगर महात्मा गांधी जी की इस कल्पना को साकार करने के लिए 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जब स्वच्छता की बात की, स्वच्छता ही सेवा की बात की, तब कई विरोधी दलों ने उसका विरोध किया कि लाल किले से प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कर रहे हैं, टॉयलेट की बात कर रहे हैं। मगर उसकी आवश्यकता थी और लोगों ने इस बात को समझा और उन्हें सपोर्ट किया। वो जो यात्रा चल पड़ी, लोगों का जो सपोर्ट मिला। मोदी साहब कहते हैं कि जब ऐसे कामों में जब तक जन भागीदारी नहीं होती है तब तक ये सफल नहीं होता है। तो जन भागीदारी के साथ ही जन आंदोलन होगा तो ही सफल होगा। ये उनकी बात को लोगों ने पकड़ ली और हर घर, हर NGO, हर व्यक्ति, हर सरकार उसके अंदर जुड़ी और उसका एक परिणाम हमारे सामने आया। पहले 5 साल में ही बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था आवंटन मोदी साहब ने किया। करीब 32,000 करोड़ से ज़्यादा। वो सीरियस थे कि स्वच्छता ही चाहिए तो उसके लिए पैसा भी लगेगा। तो सिर्फ बात नहीं, काम करने के लिए जो व्यवस्था करनी है वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी। इसके अलावा, टॉयलेट के अलावा आपको क्या लगता है कि 10 साल में इस अभियान की क्या क्या और दूसरी उपलब्धियां रहीं? देखो, पहले तो मैं बताऊंगा आपको, करीब 11 करोड़ अभी तक ये टॉयलेट बन गए हैं। 60 करोड़ लोग ये टॉयलेट का उपयोग करने के आदी हो गए हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये ऐलान किया, उस टाइम सिर्फ 40% टॉयलेट इस देश में थे। 40 से 97 तक, 97% तक ले जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और ये काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में ही ये संभव है। और इसके लिए हम कहते हैं कि ये लीडरशिप में इसको पूरा कर देना चाहिए। मोदी जी जब कहते हैं कि 2047 की बात करते हैं, कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है और सही भी है। उनको लगता है कि टॉयलेट की तो व्यवस्था है नहीं, गंदगी है, तो विकास कैसे होगा? 2047 में हम कैसे पहुंचेंगे? ये सपने को कैसे साकार करेंगे? तो दोनों तरफ है। 2047 की तैयारी करते हुए ये टॉयलेट भी बनाने पड़ेंगे, स्वच्छता भी करनी पड़ेगी। जो मोदी साहब ये कर रहे हैं
और उसके कारण एक प्रकार का रिजल्ट भी मिला है। आप कहते हो उससे क्या हुआ? WHO के रिपोर्ट में आया कि पहले 5 साल में जो बच्चे बाहर जाते थे शौच के लिए, वो बाहर जाना उनका बंद हुआ। बाहर जाने से उनको डायरिया होता था, तो हर साल 60 से 70 हज़ार बच्चे की मौत होती थी। यानी पहले 5 साल में ही 3 से 3.5 लाख बच्चों को बचा लिया गया इसी योजना के कारण। महिलाएं पहले अगर टॉयलेट जाना है तो शाम के अंधेरे की वेट करते थे, जब तक ये गंदगी अपने शरीर में रखते थे। अंधेरे के बाद जब वो बाहर जाती थी टॉयलेट के लिए और कोई गाड़ी जाएगी, लाइट दिखेगी, तो उसको खड़ा हो जाना पड़ता था, उसको शर्मिंदगी लगती थी। और कई बार तो उसकी सुरक्षा के भी प्रश्न इसके अंदर कई बार आए हैं। और अपने घर में टॉयलेट बनाने के बाद 93% महिला को लगता है कि ये मोदी साहब के टॉयलेट की वजह से वो सुरक्षित हो गई है। सुरक्षा की भावना महिलाओं के अंदर आना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोदी जी हर प्रोजेक्ट जब करते हैं तब महिलाओं को ध्यान में रख करते हैं। पर पाटिल साहब, एक बात ये भी है कि जो टॉयलेट्स बने हुए हैं उनके जो गड्ढे खोदे जाते हैं उनके लिए वो छोटे रहते हैं, वो भर जाते हैं तो उनको खाली करना मुश्किल हो जाता है। 2 गड्ढे हों तो भी ये समस्या रहती है। क्या ये भी शौचालयों के साथ एक समस्या है? देखो, ये योजना थी, उसके अंदर अभी नई योजना शुरू हुई है। उसके अंदर हमारे मंत्रालय ने जो तय किया है, जो मोदी साहब का सजेशन भी है कि 1 शॉकपिट के बजाय अभी 2 शॉकपिट होने चाहिए। तो एक अगर भर जाएगा तो दूसरा शुरू होगा, वो दूसरा भरेगा, जब तक पहला सूख जाएगा तो वहाँ जगह हो जाएगी, तो उसको साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये रास्ता निकलने की बात है। मैं आपको बता सकता हूँ कि करीब 3.5 लाख गांव ने, घर नहीं गांव, उन्होंने अपने आप को, अपने पूरे गांव को ODA प्लस वो डिक्लेयर कर दिया है। तो ODA प्लस जो मॉडल है उसके अंदर तो उनके यहाँ जो गांव में प्लास्टिक होता है, कचरा होता है, उसका भी कैसे उसको डिस्पोज किया जाए, उसकी भी व्यवस्था जब होती है तो ये ODA की बात आती है। तो उसका कहने का मतलब है कि लोग अपने आप भी सरकार के सपोर्ट के बिना भी कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। मैं अभी उड़ीसा था परसों, 2 दिन पहले, उसके बाद छत्तीसगढ़ गया। तब मैंने वहाँ देखा कि घर में से नहाने का और बर्तन धोने का जो पानी है तो उसके अंदर कचरा है, वो पीने लायक नहीं है। मगर उन्होंने गांव में तो जगह होती है पीछे, तो किचन गार्डन बनाकर वहाँ वो पानी का यूज़ करते हैं। एक छोटा शॉकपिट बना दिया, वो पानी वो वहाँ डाल देते हैं, उसमें से कोई ना कोई सब्जी आ जाती है तो उनको काम में आ जाती है। तो उसका यूज़ है गांव के लोग भी, जो बोलते हैं जुगाड़ करके, तो उसका निकाल भी हो जाता है और उसका फ़ायदा भी हो जाता है। तो इस तरह से लोग कर रहे हैं। हम भी कुछ ना कुछ नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर उसके लिए काम कर रहे हैं। जी, इससे जो जुड़ा हुआ मामला है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग का है, जो सर पर मैल ढोने की जो प्रथा है, मानव मल ढोने की जो प्रथा है, उसको ख़त्म करने की बात है। पार्लियामेंट में आपकी सरकार के मंत्री ने बताया कि अभी भी कानून बनने के बावजूद भी करीब 44,217 लोग हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। 443 लोगों की मौत हुई क्योंकि उनको मैनहोल में उतरना पड़ता है, उसमें जहरीली गैसें होती हैं। क्या इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? देखो, मैं कोई मिनिस्टर को चैलेंज नहीं करता, मैं तो अपनी बात और अपना काम देखता हूँ। आप कहते हैं इसके लिए कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अभी कोई ये गंदगी को सर पे उठा नहीं सकता, कोई गटर साफ करने के लिए गटर में उसको उतार नहीं सकते। और अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी आई है
कि उसका उपयोग बहुत इजीली हो जाता है। इसके लिए मान लो उनकी बात सही भी है तो हम उसको नकार नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में उसका भी अच्छे से सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक जो सॉल्यूशन जो एक्सपर्ट सुझाते हैं वो ये है कि आप रोबोट्स उतारें, और केरल में एक कंपनी है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है जो इस तरह के रोबोट्स बनाती है। क्या उस दिशा में आप लोग सोच रहे हैं ताकि ये जो एक दंश है लोग जो उठाते मल उससे छुटकारा पाया जा सके? आप जो कंपनी के नाम की बात करते हो, अभी तक कभी उस कंपनी ने हमारे मंत्रालय में कांटेक्ट नहीं किया। मैं सामने से आपसे उनका एड्रेस लेकर मैं उनको भी बुला लूँगा, उनसे समझ लूँगा। मगर रोज़ जो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर बहुत लोग आते हैं और इसमें से कई टेक्नोलॉजी अच्छी भी होती है मगर वो वायबल नहीं होती। उसकी कीमत इतनी होती है कि गांव में या नगर में उसको लगा नहीं सकते। महानगर पालिका में शायद वो एक बार चल जाए मगर यहाँ इतनी क्वांटिटी नहीं होती, उसके लिए वो वायबल नहीं होती है। उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी वो नहीं कर सकते। इसके लिए उसके ऊपर सोचना पड़ता है। मतलब आपने सजेशन दिया है, मैं नंबर लेकर उनको 1-2 दिन में ही कॉल करके बुलाकर उनसे बात करेंगे। अगर हो सकता है तो हम उसको यूज़ भी करेंगे। पंडित साहब, ये आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ भी है स्वच्छता का मामला, क्योंकि जल संरक्षण का मामला है जिसमें भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ग्लोबली भी पानी एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है भविष्य में। इस पर आप क्या कर रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं आप स्वच्छता को जल संरक्षण से? अभी हमारी प्रायोरिटी है स्वच्छता। हमारे मंत्रालय का नाम ही है जल शक्ति, तो हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। मैंने आपको अभी जब चाय पीते समय भी बताया कि आज कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में जो हमने काम शुरू किया है, तो ये 2-3 साल के अंदर हर गांव में, हर खेत में जहाँ भी चाहोगे वहाँ पानी मिलेगा, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। मैं आज उसके लिए कहना थोड़ा जल्दबाजी है, मगर आपको 2-3 महीने में काम दिखेगा। उसके ऊपर कभी हम वापस मिलेंगे जी तो ज़रूर बात करेंगे। और हमारा पहला टारगेट है स्वच्छता का। जो आपका जल शक्ति मंत्रालय है आपका, उससे जुड़ा हुआ है गंगा का मसला भी, वो भी काम आप देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 1858 में टेम्स नदी है जो लंदन में बहती है, वो इतनी प्रदूषित हो गई थी, इतनी बदबू आती थी कि उसके किनारे बसा जो पार्लियामेंट हाउस है वो बंद कर दिया गया था। पर आज उसे एक साफ नदी माना जाता है टेम्स को। हम क्या गंगा से भी इस तरह की उम्मीद, इस तरह की कायाकल्प की उम्मीद कर सकते हैं? आपने गंगा अगर कई साल पहले देखी होगी, और प्रधानमंत्री जी तो वाराणसी से सांसद हैं, उन्होंने नमामि गंगे एक अलग प्रोजेक्ट बनाया, उसके लिए अलग पावर दिए हैं, अलग फंड भी दिया है। अभी 5 राज्यों में से गंगा नदी जाती है। हमने वहाँ 5 राज्यों के सेक्रेटरी के साथ बात किया और उनको कहा है कि दिसंबर 31 तक आपके यहाँ जितने भी नाले अभी नदी में जा रहे हैं उसका DPR बना के भेज दो, लेट नहीं करना है। उसको हमने वार्न भी किया है। 31 दिसंबर तक आ जाएगा। उसके ऊपर काम करके 1 साल के अंदर वो DPR पे काम करते हुए हर नाला हम बंद कर देंगे। वैसे तो बहुत काम हुआ है, जैसे बनारस में भी एक समय ऐसा था कि पानी काला हो गया था, आज आप नहा सकते हो, ऐसा पानी वहाँ भी हो गया है। मगर कानपुर में कई प्रॉब्लम है, वाराणसी और अस्सी नदी में उसका नाला अभी बह रहा है। हमने वहाँ भी कुछ निर्णय किए हैं। हमने पश्चिम बंगाल में भी 15 DPR बाकी है, उत्तराखंड के बाकी है, वो बिहार के हैं, मगर उन सबको हमने कहा है कि जल्दी से कर दो
हम 1-1.5 साल के अंदर इसको पूरा करना चाहते हैं। तो काम हो जाएगा तो बिल्कुल आप इसी का उदाहरण दोगे माँ गंगा का, ये हम कह सकते हैं, इतना साफ सुथरे बना देंगे उसको। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात होगी और बहुत अच्छा वादा किया है आपने। इस वादे को हम दूसरा याद क्या होता है कि वहाँ कोई सब जो लोग हैं और नदी को पोल्यूटेड नहीं करते, यहाँ लोग इतने जागरूक अभी नहीं हैं, ये दो का भी प्रॉब्लम है। एक जो बात होती है पानी की, तो उसमें पानी जिस तरह का है भारत में, यानी ग्लोबल क्वालिटी इंडेक्स की बात करें और नीति आयोग की 2018 की जो रिपोर्ट है उसमें देखा गया कि भारत का स्थान 222 देशों में 120वां है। उसका एक रास्ता ये है कि कैच द रेन, जो एक नारा दिया प्रधानमंत्री ने, इस पर क्या कर रहे हैं और इसको आप कैसे देखते हैं? कहाँ तक वाटर लेवल सुधरेगा, कहाँ तक पानी स्वच्छ होगा? अटल जी एक कार्यक्रम में सूरत आए थे, उस टाइम उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। लास्ट वीक हमारा वाटर वीक का एक कार्यक्रम था, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी उस कार्यक्रम में हमारे आई थी। मैंने कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है और पानी के लिए होता है तो भारत उसमें कहीं नहीं होगा। हमारी पानी की समस्या उसके पहले हम उसको हल कर देंगे। मोदी साहब की लीडरशिप में ये बिल्कुल संभव है और वो बिल्कुल हो भी जाएगा। उसके लिए आप कैच द रेन के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, कैसे उसको अभी ज़मीन पर उतार मैं रहे हैं? उसको थोड़ा प्राइमरी स्टेज पे इसके लिए उसको ओपन नहीं करना चाहता, और आप 2-3 महीने में देखेंगे, आपसे हम बात भी करेंगे, सबको सामने भी बात करेंगे, सबका सहयोग भी लेंगे। मगर बहुत बड़ा काम उसके ऊपर हो रहा है और हमें जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है उसी के आधार में इतने बड़ा दावा कर रहा हूँ कि विश्व युद्ध भी होगा पानी के लिए तो हमारा देश उसमें नहीं होगा। आपने हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके साथ एक और केंद्रीय मंत्री भी थे और उन्होंने कहा कि अब पूरे पखवाड़े में सफाई होगी और 2 लाख ऐसी जगह हैं जो मुश्किल भी हैं और गंदी भी हैं। तो इतनी जगहें रह गई और इस पखवाड़े में आप क्या क्या नए कदम उठाने वाले हैं? देखिए, इस पखवाड़े के अंदर हमने जितने कार्यक्रम किए तो उनका जो था मनोहरलाल जी का, वो जो शहरी विस्तार है उनके पास है और देश का ग्राम्य विस्तार मेरे पास है। उन्होंने करीब 2.5 लाख जगह पर कार्यक्रम किए, सफाई के कार्यक्रम किए। हमने 10 लाख जगह पर कार्यक्रम किए और 10 लाख जगह पर 12 करोड़ लोग इसमें अलग अलग जगह पर जुड़े हैं इस पखवाड़े के कार्यक्रम में। परसों भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सुबह में 1 घंटा सफाई में भी देंगे और एक राष्ट्रजोग संबोधन भी करने वाले हैं। तो वो आपने कहा ना कि कचरा उठाने के बाद भी अगर कचरा हुआ होगा तो उसको उठाना तो पड़ेगा, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है। मगर एक बार धीरे धीरे आदत हो जाए, उसकी व्यवस्था हो जाए, उसमें हमारी ओर से क्या कमियां हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो सब करके इसको लोगों की आदत के साथ जोड़ते हुए उसको सुधार देंगे। पाटिल साहब, ये बताइए कि अगर आपके मंत्रालय की बात करें, जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छता की बात करें, तो आने वाले सालों में क्या क्या नया आप करने वाले हैं, क्या क्या आपकी योजनाएं हैं जो भविष्य में लोगों को दिखाई देंगी, आप उन योजनाओं को ज़मीन पर उतारेंगे? स्वच्छता में मैंने कहा हमारा टारगेट यही है कि पूरे देश में स्वच्छता होनी चाहिए। ये स्वच्छता आदत हो जानी चाहिए। ये स्वच्छता जो एक टॉयलेट की बात है उसके अंदर डबल शॉकपिट की जो हम बात कर रहे हैं या कोई और नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके साथ भी जोड़कर उसमें से भी लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो वो भी ध्यान में दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आज जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके साथ भी जब जुड़ के काम करते हैं तो अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छता के साथ देश को विकसित भारत बनाना, ये हमारा टारगेट है और उसके लिए हम पूरे प्रामाणिकता के साथ इसमें डटे हुए हैं और डटे रहेंगे।
इस काम के लिए बहुत फंड्स की ज़रूरत होगी, सरकार मुहैया करवा रही है फंड्स। और एक दूसरा तरीका है कि जो कॉरपोरेट भारत है, जो कॉरपोरेट जगत है, वहाँ से भी इसको समर्थन मिले। जो समर्थन मिल रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या और लोगों को सामने आना चाहिए? आप आह्वान करना चाहेंगे, क्या उनसे कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैंने कहा पहले आपको कहा कि मोदी साहब ने इस प्रोजेक्ट के लिए 32,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया, यानी बहुत बड़ी राशि का उन्होंने आवंटन किया। तो सरकार सीरियस है। मगर जो कॉरपोरेट है या कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि मैं एक गांव साफ कर सकता हूं, या हमारा सर्कल है, एक ग्रुप है, उनको लगता है हम 1-2 गांव या कुछ सफाई कर सकते हैं, तो वहाँ उन्होंने हाथ लगाना चाहिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि हर गांव में जब सरकार करेगी तो उसमें सरकारी अधिकारी भी होगा, उसका लगाव कम होगा। पैसा तो लगेगा, लगाव कम होगा, परिणाम भी आएगा। मगर जब लोग जुड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनके फीलिंग साथ जुड़ेगी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप मंत्री हैं इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसमें युवाओं ने, स्कूली बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। क्या आपको लगता है, क्या बात है जो उनको लुभाती है, जो उनको इतनी आकर्षक लगती है? युवा धन जुड़ रहा है, उसकी भी अपनी तकलीफें होंगी, उसके कमिटमेंट होंगे, मगर वो 1 घंटा तो कहीं ना कहीं निकाल सकता है छुट्टी के दिन, सैटरडे संडे, जब भी उसको टाइम मिले। उनको ग्रुप बनाकर भी सबको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर युवा जुड़ जाएगा तो मैं मानता हूँ कि साल भर में ही देश की पूरी सूरत बदल जाएगी। मैं तो आपके माध्यम से सभी युवाओं को रिक्वेस्ट करूँगा कि देश का काम है, उसको प्रायोरिटी देना ही देना है। अगर इतना तय कर लेंगे तो युवा में कोई कमी नहीं है, उनकी एक ताकत है, उनकी एक सोच है, और वो जब तय कर लेंगे तो सूरत बदल देंगे, इतनी ताकत उनकी है। तो मैं आह्वान करता हूँ उन सभी युवाओं को कि वो इसके ऊपर काम करें। पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने सवालों के जवाब दिए, आपने बहुत सारे वादे किए हैं, और हमारी जब अगली बातचीत होगी उसमें हम देखेंगे कि आपने जो वादे किए उसमें कितने पूरे हुए। पर हम उम्मीद यही करते हैं जो आपने वादे किए वो ज़रूर पूरे हों। धन्यवाद। हम तो आदी हैं वादे पूरे करने के।